जय हिंद दोस्तों। तो देखिए अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी हमारा चल रहा है ज्योग्राफी का रिवीजन। क्लास सिक्स हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास सेवन्थ का। क्लास सेवन्थ का मैंने आपको बताया था कि 10 चैप्टर है। इसमें से हम क्या करेंगे, टॉपिक मतलब इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। जो पहला पार्ट जो हमने डिस्कस करा था वो हमने करा था चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक। जैसे पहले चैप्टर में हमने इन्वायरमेंट डिस्कस करा था, दूसरा फिर हमने डिस्कस करा था फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से लेके 5 तक कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर 1 to 5। और ये हम किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं कि जो 2025 में जितने भी जो यूपीएससी के, जैसे यूपीएससी है या जितने भी जो गवर्नमेंट एग्जाम है, जैसे एसएससी है, पीसीएस है, हर एक एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हम क्या करें, इसको क्विकली रिवीजन अभी शेड्यूल चल रहा है हमारा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वही स्टूडेंट देखे जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट 7th स्टैंडर्ड में है तो वो भी इस वीडियो को क्या कर सकता है, देख सकता है और अपनी रिवीजन कर सकता है। ये तो ये ज़रूरी नहीं है। तो फर्स्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस करा था वो हमने कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट करा था वो बता देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर में हमने इन्वायरमेंट, इनसाइड आवर अर्थ, आवर चेंजिंग अर्थ, एयर और वाटर के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे यानी कि जो हमारा पार्ट 2 रहने वाला है, इसमें हम चैप्टर 6 जो कि हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर ह्यूमन इन्वायरमेंट, इसमें 2 चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, 7 और 8 जो है वो है हमारा और इन्वायरमेंट में। तो चैप्टर 7 में हम जैसे ट्रांसपोर्ट, सेटलमेंट और कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो हमारा 8 चैप्टर चलेगा वो चलेगा हमारा इंटरेक्शंस के बारे में, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम 9 चैप्टर में डिस्कस करेंगे लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड में कैसा रहता है वो, और लाइफ इन डेजर्ट। ये हम आज के चैप्टर का मतलब आज की क्लास में डिस्कस करने वाले, मतलब 2 पार्ट में आपका 7th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो फर्स्ट वीडियो का लिंक है वो आपको मैं दोनों में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आप हिंदी में से यहाँ पे नोट्स बना सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम चलते हैं डायरेक्ट 6th चैप्टर पे, जो कि ये है हमारा नेचुरल वेजिटेशन। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा चैप्टर 6 है नेचुरल वेजिटेशन। अब नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है ये समझिए। अगर हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है कि जो भी प्लांट ग्रो हो रहे हैं, यानी कि अगर हम बात करते हैं प्लांट लाइफ, जो ग्रो होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरली ग्रो होते हैं। यानी कि इसमें ह्यूमन जो इंटरफेरेंस होता है वो किसी भी तरीके का इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता। यानी कि जो नेचुरली ग्रो होते हैं उसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। तो जैसे आज के टाइम पे आपको बहुत सी जगह देखने को मिल जाएगी। जैसे आप अमेजोन की बात करते हैं, जो आपका अमेजोन फॉरेस्ट है, अमेजोन फॉरेस्ट क्या है, एक एग्जाम्पल है नेचुरल वेजिटेशन का। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, वेरियस चेंजेस देखने को मिलेगा विद, जैसे टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, सॉइल, टोपोग्राफी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इन वेरियस इसके के साथ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो नेचुरल वेजिटेशन अगर आपसे पूछता है तो आप इस नॉर्मली आप कह सकते हैं कि जब प्लांट ट्री ग्रो होते हैं विदाउट इंटरफ्रेंस, विदाउट ह्यूमन इंटरफ्रेंस, यानी कि जिसमें ग्रो होने के लिए किसी भी ह्यूमन का कोई योगदान नहीं रहता है, ऑटोमेटिकली वो बाय प्रकृति के द्वारा ही वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ग्रो होता है, वो हमारा कहलाता है नेचुरल वेजिटेशन। अब देखिए नेचुरल वेजिटेशन की इफेक्ट, अगर हम नेचुरल वेजिटेशन के फैक्टर अफेक्टिंग की बात करते हैं तो आपको 3 देखने को मिलेगा, मेनली 3, जैसे क्लाइमेट, सॉइल और एल्टीट्यूड। आज सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में। तो क्लाइमेट जैसे टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ये इन्फ्लुएंस डालता है किस पे, वेजिटेशन के टाइप्स पे। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया हम अमेजोन की बात करते हैं, तो अमेजोन जो फॉरेस्ट है वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, हैवी बारिश देखने को मिलेगा। यानी कि वहाँ पे मोस्टली टाइम बारिश होती ही रहती है, तो इसलिए वहाँ पे हमेशा क्या देखने को मिलेगा, 12 मंथ यानी कि 12 के 12 महीने आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रीनेस देखने को मिलेगा, यानी कि हरा भरा देखने को मिलेगा। वो हमेशा क्या रहते हैं, हरा भरा रहता है। सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल भी काफ़ी ज़्यादा क्या होनी चाहिए, फर्टिलिटी होनी चाहिए। और टाइप्स एंड टाइप ऑफ डिटरमाइन द वेजिटेशन कवर, ये आपको देखने को मिलेगा। मतलब सॉइल भी एक मेजर मेजर रोल प्ले करता है किसके लिए, नेचुरल वेजिटेशन के लिए।
एल्टीट्यूड की बात करते हैं। एल्टीट्यूड में या तो हायर एल्टीट्यूड पे होगा, यानी कि हायर एल्टीट्यूड है वह डिफरेंट वेजिटेशंस, यानी कि हायर एल्टीट्यूड पे आपको क्या है अलग अलग तरीके की वेजिटेशंस देखने को मिलेगा, टेम्परेचर देखने को मिलेगा, या हम ऑक्सीजन लेवल की बात करते हैं तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, फैक्टर इफेक्टिंग देखने को मिलेगा नेचुरल वेजिटेशन के। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसके, तो ये क्या करते हैं प्रोवाइड कराते हैं जो भी हैबिटेट होते हैं किसके लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए। अब वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या है, वाइल्ड लाइफ का मतलब आपको देखने को मिलेगा ऐसी लाइफ जो किस पे डिपेंड करती है, फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है, जंगलों पे डिपेंड करती है, तो उसे हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ। इसमें जैसे आपका एनिमल आते हैं, एनिमल आ जाएगा, बर्ड्स आ जाएंगे, तो ये सब क्या है किस पे डिपेंड करते हैं, ये सारे डिपेंड करते हैं हमारे फॉरेस्ट पे। ये सपोर्ट करते हैं हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस और प्रोवाइड कराते हैं हमें ऑक्सीजन। अब जैसे देखो अर्थ का लंग्स किसको कहा जाता है, अमेज़न को कहा जाता है, अमेज़न को कहा जाता है, क्यों, क्योंकि अर्थ को जो सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, अमेज़न फॉरेस्ट से मिलता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। तो जो नेचुरल वेजिटेशंस होते हैं वो क्या करता है, एक तो हमारे इकोलॉजिकल जो इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, उसको बैलेंस करके रखता है, हमें सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है और एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये हमें ऑफर करता है जो भी रिसोर्सेस हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, रिसोर्सेज का मतलब अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज क्या करता है, हमारी जो बेसिक नीड है, जो हमारी बेसिक नीड्स है उसको वो क्या करता है, फुलफिल करता है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हो ये हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्सेज की तरह भी है, मतलब हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है। कैसे, जैसे अगर हम टिम्बर की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, या जो रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं, रॉ मटेरियल जैसे अगर हम किसी रबर की बात करते हैं, रबर से आप समझ लीजिए, रबर एक एग्जाम्पल है, तो रबर क्या है हमारे लिए, एक रॉ मटेरियल है जिससे हम क्या करते हैं, बैड कंडक्टर की जो गैजेट्स होते हैं वो बनाते हैं, या रबर की जो अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं वो बनाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है वो हमें क्या करता है, एक रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। अब देखिए बात करते हैं टाइप्स, यानी कि हमने किस किस क्लासिफिकेशंस का मतलब होता है बांटना, तो हमने नेचुरल वेजिटेशंस को किस किस तरीके से हमने बांट रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट भी आपको क्या है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का देखने को मिलेगा। तो ग्रो इन एरिया विथ सुफिशियंट रेनफॉल एंड फर्टाइल सॉइल, यानी कि अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो हम ऐसे क्षेत्र की बात करते हैं, ऐसा एरिया जहाँ पे क्या है सुफिशियंट, यानी कि पेड़ पौधों को ग्रो होने के लिए जितनी बारिश की जरूरत हो उतनी बारिश उन्हें मिलती, वो उतनी बारिश को रिसीव करते हैं, और वहाँ की जो सॉइल होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, फर्टाइल होती है, तो जिसके वजह से वहाँ पे नेचुरली लार्ज अमाउंट में जो ट्रीज़ हैं और जो प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, तो वो हमारा क्या बनता है, फॉरेस्ट बनता है। अगर हम फॉरेस्ट के टाइप की बात करते हैं तो मतलब फॉरेस्ट को हमने कितने टाइप्स में बांट रखा है, तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सॉरी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ये आपको मेनली कहाँ देखने को मिलेगा, ये इक्वेटर के पास देखने को मिलेगा, जैसे अमेजोन बेसिन, ये आपका क्या है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ये हमेशा, यानी कि अगर हम बात करें यानी कि एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो ये आपको क्या है हमेशा क्या देखने को मिलेंगे, एवरग्रीन, हमेशा हरे भरे नजर आएंगे, तो इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसमें आपको क्या है, जैसे डेनिस एवरग्रीन, हमेशा हरे भरे रहते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट। और जो ट्रीज यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, जैसे महोंगिनी, एबोई या रोजवुड, ये सारे ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे एनाकोंडा हो गया, मंकीज हो गया, पैरोट हो गया, तो ये सारे एनिमल्स क्या है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है ट्रॉपिकल डिजीजेस फॉरेस्ट। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ट्रॉपिकल डिजीजेस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो बारिश होता है इस ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये उन रीजन में देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको सीजनल बारिश देख होते हैं, जहाँ पे मतलब सीजन के हिसाब से बारिश होता है। जैसे अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, भारत की, ठीक है, तो हमारी कंट्री में क्या होता है कि आपको एक मॉनसून का सीजन देखने को मिलेगा, यानी कि जब हमारे कंट्री में क्या है रेन आती है। जैसे अगर हम लास्ट जून से लेकर के अक्टूबर तक,
आपको क्या है, नॉर्दर्न इंडिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न इंडिया में आपको बारिश देखने को मिलेगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मानसून का सीजन है। तो इसी तरीके से वहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो सीजनल होता है। जैसे एग्जांपल मैंने अभी बताए, हमारी कंट्री है और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ट्री कौन कौन सी पाई जाती है, जैसे कि साल हो गया, टीक, नीम, शीशम। और ये क्या करते हैं, ड्राई सीजन यानी कि जो सूखा मौसम होता है, यानी कि गर्मी के टाइम पे ये क्या करते हैं, सीड्स को छोड़ देते हैं, यानी कि उसमें आपको क्या होगा, पत्ते सारे झड़ जाते हैं और उसकी जगह पे फिर मानसून आने के बाद वो नए नए तरीके, उसमें जो न्यू वैरायटीज मतलब जो नए पत्ते होते हैं वो उसमें ग्रो होते हैं। वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जैसे टाइगर है, एलिफेंट है, लंगूर से, ये एनिमल्स आपको देखने को मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं जो तीसरे टाइप्स का जो फॉरेस्ट होता है वो होता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में देखने को मिलेगा। जैसे हम साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना की बात करते हैं तो यहाँ पे, और कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पे, जैसे पाइन हो गया, फिर इक्विलिप्टस हो गया, ओक हो गया। तो ये सारे प्लांट्स क्या है यहाँ पे पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं जैसे डियर है, फिर वॉल्वर्स है, बर्ड्स है, तो ये सारे एनिमल्स क्या है यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद आता है टेम्परेट डिजीजेस फॉरेस्ट। टेम्परेट डिजीजेस जो फॉरेस्ट ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हायर लेटीट्यूड पे देखने को मिलेगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट यूएसए और यूरोप के अंदर में। और यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, जैसे ओक हो गया, अश हो गया, बीच, ये आपको देखने को मिलेगा। और ये भी क्या करते हैं, ऑटम के टाइम पे यानी कि पतझड़ के टाइम पे ये अपने सीड्स को लीव कर देते हैं, यानी कि पत्ते उसके सारे झड़ जाते हैं। वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं जैसे यहाँ पे आपको फॉक्स, वॉल्वस, पेसेनेंट्स, ये सारे एनिमल्स आपको क्या है देखने को मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पे आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी मीडियम में भी नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद आता है मेडिटेरियन फॉरेस्ट। मेडिटेरियन फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मेडिटेरियन रीजन में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया कहाँ है, इसकी लोकेशन क्या कहाँ है, यूएसए के अंदर में। फिर आपको जैसे साउथ अफ्रीका देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या है, मेडिटेरियन फॉरेस्ट नजर आएगा। तो यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, जैसे ओलिव्स है, कॉर्क, फिक्स। तो जिनकी जो ब्रेक्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, थिक होती है। और जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वैक्सी लीव्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं वाटर लॉसेस को। फिर बात करते हैं कॉर्निफोरियस फॉरेस्ट। ये आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सब पोलर रीजन में, जैसे कनाडा और रसिया। और यहाँ पे जो पेड़ देखने को मिलेंगे, पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं वो किस टाइप के पाए जाते हैं, जैसे किडर, फिर स्प्रूस, इनकी जैसे जो ऐसे पेड़ होते हैं वो पाए जाते हैं इनकी। फिर देखिए इनके जो लीव्स होते हैं वो निकल शेप्स के होते हैं। फिर यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं कौन कौन से, जैसे बेयर्स है, फॉक्सेस है, फिर माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगते हैं। तो ये भी हम फॉरेस्ट की बात कर रहे थे। तो फॉरेस्ट किस किस टाइप के पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ग्रासलैंड के बारे में। तो ग्रासलैंड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मॉडरेट रेनफॉल एरियाज में आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। ग्रासलैंड के टाइप्स की बात करते हैं तो ग्रासलैंड में भी टाइप्स होते हैं। तो ये आपको दो टाइप्स का देखने को मिलेगा। पहला है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, फिर देखने को मिलेगा टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करते हैं जैसे सावानास, जैसे आपको अफ्रीका में नजर आएगा, जहाँ पे क्या है, जो घास होती है वो काफी ज्यादा क्या होती है, टॉल होती है। और वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, जैसे लायन और जिराफ जैसे एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करते हैं, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पेरिसेस में देखने को मिलेगा, जैसे नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे जो ग्रास होते हैं वो क्या होती है, छोटी होती हैं। और यहाँ पे जो एनिमल्स पाई जाती हैं वो किस तरीके की एनिमल्स पाई जाती हैं, बाइसॉन्स और एंटीलोप जैसे एनिमल्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है स्क्रब्स। स्क्रब्स का मतलब क्या होता है, जिसमें जो हमारे जो बेल जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं छोटे छोटे टाइप में, मतलब आप समझिए छोटे पेड़ पौधे जिनकी हाइट काफ़ी छोटी होती है। तो ये आपको कहाँ पाया जाता है, एग्रीड और सेमी एग्रीड रीजन में पाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें थॉर्नी बसेस और स्क्रब्स जैसे डेजर्ट के अंदर जो पाया जाता है, जैसे हम सहारा रेगिस्तान की बात करते हैं।
यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, तो इसको भी हमने क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूशंस कर रखा है। तो वाइल्ड लाइफ यहाँ पे क्या है, अलग अलग तरीके की वाइल्ड लाइफ पाई जाती हैं बाय वेजिटेशंस टाइप एंड क्लाइमेट। मतलब इन शॉर्ट ये समझिए कि हमने जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशंस के बेसिस पे क्या करा, वेजिटेशंस टाइप और क्लाइमेट के बेसिस पे वाइल्ड लाइफ को अलग अलग वे में डिस्ट्रीब्यूशंस कर रखा है। एग्जाम्पल देखिए, रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे आपको मंकी, पैरोट, स्नेक देखने को मिल जाएगा। ग्रासलैंड जैसे लायन, जिराफ, डियर देखने को मिल जाएगा। डेजर्ट जैसे कैमल्स, लेजार्ड और स्नेक जैसे जो एनिमल्स है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, जो भी इकोलॉजिकल बैलेंस होता है उसको मेंटेन करके रखते हैं। फिर ये हमें प्रोवाइड कराते हैं रिसोर्सेज, जैसे फूड है, मेडिसिन है या रॉ मटेरियल है। फिर ये हेल्प करते हैं पॉल्यूशन, पॉलिनेशन और सीड जो डिस्पर्सल है, इसके लिए भी क्या करते हैं, वो हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। अब बात करते हैं थ्रेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। थ्रेट्स का मतलब क्या है, खतरा। खतरा आज के टाइम पे वहाँ की वाइल्ड लाइफ पे क्या क्या खतरा बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन को डेवलप करने के लिए आज के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, लार्ज स्केल पर डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, लार्ज जब हम लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, जो ट्रीज होते हैं उसको कट करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। तो आज के टाइम पे हम अर्बनाइजेशन यानी कि शहर को बसाने के लिए, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए, रोड प्लांट्स इस्टेब्लिश करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट पर डिफॉरेस्टेशन जैसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो जिसके वजह से क्या है, तो इसका जो डायरेक्ट जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो किस पे पड़ता है, वाइल्ड लाइफ पे पड़ता है। एक तो वाइल्ड लाइफ पे पड़ रहा है और दूसरा किस पे पड़ रहा है, हमारी इन्वायरमेंट पे। क्यों, इससे हमारा जो इकोसिस्टम है, वो क्या होता जा रहा है, अनबैलेंस होता जा रहा है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये इसकी क्या देखने को मिलेंगे, नेगेटिव देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं जो वाइल्ड लाइफ पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है वो कैसे, पोचिंग, यानी कि आज के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, एनिमल की स्किन्स के लिए या जो भी उनके बॉडी ऑर्गेन्स होती हैं उनका इलीगल ट्रेड करने के लिए हम क्या करते हैं, एनिमल्स की हंटिंग करते हैं। तो जिसके वजह से एनिमल्स आज के टाइम पे बहुत से एनिमल्स की जो प्रजाति है, स्पीसीज हैं, वो क्या हो रखी हैं, ख़त्म हो रखी हैं। फिर क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग हैबिटेट्स ऑन फूड सोर्सेज, आपको ये भी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ खतरे हैं आज के टाइम पे जो कि वाइल्ड लाइफ जो क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। उसके बाद देखिए, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ। हम किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, कि किस तरीके से हम प्राकृतिक जो वनस्पति है उसको हम संरक्षण बचा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस आता है एफॉरेस्टेशन। तो देखिए, डिफॉरेस्टेशन का ही अपोजिट है एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में हम लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, पेड़ को कट करते हैं, लार्ज अमाउंट में ट्रीज को क्या करते हैं, कट करते हैं। लेकिन एफॉरेस्टेशन में हम क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में प्लांट को यानी कि ट्रीज और प्लांट क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो एफॉरेस्टेशन में हम क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में प्लांटिंग करते हैं ट्रीज और रिस्टोर करते हैं जो भी हमारा फॉरेस्ट कवर होता है। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर में क्या होता है कि हम प्रोटेक्ट करते हैं अपने इकोसिस्टम और वाइल्ड लाइफ को। जैसे हम सुंदरबन की बात करते हैं, ये एग्जाम्पल है। फिर नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, तो ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं जो सेफ हैबिटेट्स होते हैं और जो एनिमल्स हो, किसके लिए, एनिमल्स के लिए। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको नजर आएगा, देखने को मिल सकता। आपको बताना है कि ये हमारी कंट्री में किस जगह पे लोकेटेड है, किस स्टेट में लोकेटेड है। कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स में मतलब इन प्रीवियस ईयर यूपीएससी ने पूछ रखा है जियोग्राफी में कि कौन सा नेशनल पार्क किस जगह पे लोकेटेड है।
उसके बाद देखिए हम बात करते हैं लॉ अगेंस्ट पॉचिंग। तो आज के टाइम पे ज़रूरी है कि जो इलीगल तरीके से जो एनिमल्स की हंटिंग की जा रही है और उनका जो ट्रेड किया जा रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए एक स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट लॉ की ज़रूरत आज के टाइम पे है। तो हम एक लॉ अगेंस्ट पॉचिंग जो है उसके अगेंस्ट में एक स्ट्रिक्ट लॉ पास करके भी हम क्या कर सकते हैं, अपने फॉरेस्ट यानी कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक फिर हम बात करते हैं अवेयरनेस कैंपेन यानी कि जागरूकता फैला करके, तो लोगों को एजुकेट करके कि क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट की, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ की। तो इसके रिगार्डिंग में हम क्या कर सकते हैं, अपने जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक था हमारे चैप्टर 6। अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 क्या है हमारा, ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसके बारे में देखिए, सबसे पहले आप इन्वायरमेंट समझिए। इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि जिसने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। तो अगर हम ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है हमारा, मॉडिफाइड बाय द ह्यूमन टू मीट देयर नीड्स, यानी कि मनुष्य के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी मॉडिफिकेशंस की हैं पर्यावरण में, वो हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट आता है। इंक्लूड इसमें क्या क्या शामिल है, जैसे हम सेटलमेंट की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशंस का मतलब क्या होता है, जब हम अपने थॉट्स, आइडिया, थिंग्स, आइडियोलॉजी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं। इसके अलग अलग मेथड हो सकते हैं, जैसे रिटर्न फॉर्म में हो सकता है, ऑरली फॉर्म में हो सकता है, लार्ज स्केल पर हो सकता है, इंडिविजुअल पर्सन मतलब दो पीपल्स के बीच में हो सकता है। तो आपको कम्युनिकेशंस देखने को मिलेगा। सेटलमेंट का मतलब होता है कि जब कोई भी पर्सन यानी कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कहीं पर जाकर के एक जगह, फिक्स जगह पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के काम के लिए हम यूज़ करते हैं, कि जब हम यानी कि वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। देखिए ह्यूमन सेटलमेंट, इसमें क्या बात करते हैं, वो जगह जहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने घर को बिल्ड करते हैं, अपने घर बनाते हैं और वहाँ पे रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट दो टाइप के होते हैं, पहला होता है रूरल सेटलमेंट, दूसरा होता है अर्बन सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट आपको गांव में देखने को मिल जाएगा और पीपल इंगेज होते हैं किस किस एक्टिविटीज़ में, जैसे एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है और क्राफ्ट में। यहाँ पे फीचर्स आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपको स्मॉल साइज का नजर आएगा, यानी कि छोटे आकार का होता है। यहाँ पे कम पॉपुलेशन आपको नजर आएगी और ये क्लोज होते हैं किसके, नेचर के, यानी कि प्रकृति से काफ़ी ये जुड़े हुए होते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं अर्बन सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपको टाउन और सिटीज जैसी शहरों में नजर आएगा। जैसे आप एग्जांपल से देख सकते हैं दिल्ली या आप मुंबई, ये कुछ एग्जांपल हैं। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, अर्बन सेटलमेंट नजर आएगा। यहाँ के जो लोग इंगेज रहते हैं वो किस में, ट्रेड यानी कि व्यापार, इंडस्ट्री, सर्विस, ये जो अदर नॉन एग्रीकल्चर जॉब होती हैं उनमें ये क्या रहते हैं, शामिल होते हैं। इनकी फीचर्स क्या होते हैं, ये साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है और यहाँ पे आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा क्या नज़र आएगी, एडवांस नज़र आएगी। तीसरा आता है आपके पास फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेटलमेंट, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं सेटलमेंट पे। तो सबसे पहले आता है एबिलिटी ऑफ वाटर। अब इन एशियन टाइम से भी आप देख सकते हो, तो जो भी बड़े शहर थे यानी कि जो बिग सिटीज़ थी या जो बिग सिटीज़ हैं वो कहाँ डेवलप किया जाता है, नियर वाटर, नियर वाटर। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो ये कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी, हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कहाँ पे डेवलप की गई थी, इंडस रिवर के पास क्या हुआ था, ये डेवलप किया गया था। तो एशियन टाइम से क्या था कि जो सेटलमेंट, जो लोग फिक्स हो रहते थे एक जगह पे, वो सबसे पहले क्या कहाँ शिफ्ट होते थे, नियर वाटर यानी कि पानी के पास। फिर वहाँ पे आपको जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा क्या देखने को मिलेगी, फर्टाइल देखने को मिलेगी, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। फिर फेवरेबल क्लाइमेट, वहाँ पे रहने के लिए एक फेवरेबल यानी कि उचित जो मौसम होता है, क्लाइमेट होता है, पर्यावरण होता है, वो आपको देखने को मिलेगा। फिर प्रोसोमैक्टी ऑफ रिसोर्सेज, वहाँ पे रिसोर्सेज की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा क्या होनी चाहिए, रिसोर्सेज काफ़ी मात्रा में अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि वो मतलब कि
रिसोर्सेज के पास, आप इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जब हम मूव करते हैं। तो देखिए जो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हेल्प करता है मूवमेंट टू गुड्स, पीपल एंड आइडियाज। तो ट्रांसपोर्ट किसमें सिर्फ किसी पीपल के ही मूव करने में हेल्प नहीं करता है, जो भी गुड्स, यहाँ पे गुड्स का मतलब जो भी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। आइडियाज़ जो होती हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह क्या करती हैं, मूव करती हैं। तो ये मतलब एक इम्पॉर्टेंट की रोल प्ले करते हैं किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। ट्रेड, यानी कि डेवलपमेंट किसके लिए, जैसे ट्रेड है या इंडस्ट्रीज है, इसमें ये क्या करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसका देखिए टाइप्स ऑफ, अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो आपने बेसिकली बचपन से पढ़ा होगा कि 3 टाइप्स के क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक होता है लैंड ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है वाटर ट्रांसपोर्ट और तीसरा होता है एयर ट्रांसपोर्ट। अब जैसे देखिए अगर हम वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा क्या माना जाता है, चीप माना जाता है, यानी कि सस्ता माना जाता है। और सबसे कॉस्टली कौन सा माना जाता है, तो आपका एयर ट्रांसपोर्ट माना जाता है। और जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है वो हमारा एयर मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट लेता है, और सबसे कम टाइम जो लेता है वो हमारा लेता है एयर ट्रांसपोर्ट। तो देखिए रोड ट्रांसपोर्ट में आपका रेलवे भी आता है। तो मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट में आज जैसे आपका, सॉरी नॉट रेलवे, इट्स रोडवेज। तो ये मोस्ट कॉमन मोड है किसके, ट्रांसपोर्ट का। तो ये आपको एशियन टाइम पे भी देखने को मिलेगा कि रोड का इस्तेमाल किया जाता था किसके लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। तो ये इसमें भी आपको क्या है, अलग अलग टाइप्स के क्या है, रोड देखने को मिलेगा। जैसे हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, या लोकल रोड है। लोकल रोड में जैसे जो गांव से एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ता है, एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरी डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है। अगर हम यहीं पे बात करें हाईवे, हाईवे का मतलब होता है जहाँ पे जो गाड़ी की स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। एक्सप्रेस वे में 100 प्लस होती है। तो एक्सप्रेस वे का यूज़ हम कहाँ करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए। तो अगर हम रोडवे की बात करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और ये इजीली क्या है कि छोटे छोटे एरियाज़ को भी क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए ये हमारा सूरत का पोर्ट है, सूरत का पोर्ट है, ठीक है। यहाँ से क्या है, गुड्स हमने बाहर से खरीदा, यहाँ से ये ट्रेन पे लोड होगा। ट्रेन पे लोड होने के बाद क्या होगा, ये एक मेजर एरिया में जाकर के क्या करेंगे, यहाँ से गुड्स को उतार लिया जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, ट्रक्स पर लोड करके क्या किया जाएगा, छोटे छोटे एरियाज में डिलीवर कर दिया जाएगा। तो जो रोडवेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और वो छोटे छोटे एरियाज को भी क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अब फिर बात करते हैं जैसे रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे क्या है, काफ़ी इफ़िशियंट है फॉर कैरिंग हैवी गुड्स, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, वन टाइम पे लार्ज अमाउंट, यानी कि लार्ज अमाउंट जो गुड्स होते हैं और जो हैवी गुड्स होते हैं, हम उसको क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं। और जो ट्रेन होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ पैसेंजर्स को भी क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवलिंग करने में काफ़ी ज़्यादा इफ़िशिएंट रोल प्ले करते हैं। तो इसको मेनली दोनों तरीके से यूज़ किया जाता है, ट्रेड के लिए भी यूज़ किया जाता है और कम्यूटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। वाटरवे की बात करते हैं तो ये सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि फॉर बल्कि गुड्स। बल्कि गुड्स का मतलब सबसे सस्ता और भारी सामान के लिए। इसमें इंक्लूड आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे रिवर्स है, कैनाल्स है, सी, ओशियन। तो ये वो जगह है जहाँ पे हम क्या करते हैं, वाटरवेज का यूज़, मीन्स ऑफ वाटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है एयरवे। एयरवे क्या है, हमारा सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी आपको देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो लंबी दूरी होती है उसको वो काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, कम टाइम पे पहुंचा देता है, या जो भी गुड्स हमें डिलीवर करना हो तो वो इजीली कर देता है। लेकिन इसका एक चैलेंज ये है कि ये बहुत से एरियाज़ में हमें क्या कर सकता है, आपको इनएक्सेसिबल एरियाज आपको देखने को मिलेगा। यानी कि बहुत सी जो एरियाज़ है वहाँ पे क्या है, जो सॉरी अगर हम बात करते हैं ये सूटेबल है किसके, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। और जो दुर्गम क्षेत्र होते हैं, यानी कि जो कॉम्प्लिकेटेड वाले जो एरियाज़ होते हैं वहाँ के लिए भी आपको क्या देखने को मिलेगा, ये काफ़ी ज़्यादा सूटेबल नज़र आएगा। जैसे पहाड़ी क्षेत्र की बात करते हैं, अब पहाड़ी क्षेत्र में टर्निंग बहुत ज़्यादा होती है,
तो वहाँ पे ट्रेन और रोड वे के द्वारा जाना कभी कई बार क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, एयरवेज़ का यूज़ करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा यानी कि एक्सपेंसिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये महंगा होता है, लेकिन ख़राब होने वाली जो वस्तुएँ होती हैं या जो इमरजेंसी की जो गुड्स होती हैं, वस्तुएँ होती हैं, वो हम किसके द्वारा पहुँचाते हैं, एयरवेज़ के द्वारा ही पहुँचाते हैं। जैसे हम मेडिसिन की बात करते हैं, या आप कोविड के टाइम पे देख सकते हैं, तो कोविड के टाइम पे जो भी मेडिसिन्स पहुँचाई जाती थी वो कहाँ से पहुँचाई जाती थी, एयरवेज़ का यूज़ करके ही पहुँचाई जाती थी या मंगवाई जाती थी। उसके बाद आता है आपका एक पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या है, पाइपलाइन यूज़ किया जाता है किसके लिए, लिक्विड्स के लिए, जैसे ऑयल है, गैस है या वाटर है। ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव आपको देखने को मिलेगा किसके लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में। तो हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट हो गया, सेटलमेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने आइडियाज़, मैसेज, इन्फॉर्मेशंस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। वो हमारा कहलाता है कम्युनिकेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संचार। क्या कहते हैं, संचार। अब जैसे देखिए, मैं यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये लेक्चर आप देखेंगे, या जब मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे चैनल पे प्रोवाइड करा दूँ, आप ये पीडीएफ रीड करेंगे रिवीजन के लिए। तो ये जो बुक से मैंने सोर्स लिया है या जिस मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, कम्युनिकेशन, मेथड ऑफ कम्युनिकेशंस कहलाएंगी। सारी चीज़ें कम्युनिकेशंस में आएंगी। अब देखिए, अगर बात करते हैं कम्युनिकेशंस के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। टाइप्स कौन कौन से होता है, पहला होता है, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो आपको इसमें एक आएगा मास कम्युनिकेशन, दूसरा देखने को मिलेगा डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन जैसे हम न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट। मास का मतलब होता है जब हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल को क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को क्या करते हैं, एक साथ हम उनके साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो वो हमारा कहलाता है मास कम्युनिकेशन। तो जैसे न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए, अपने मतलब जो भी नॉलेज है या क्रिएटिंग जो भी अवेयरनेस है, आइडियाज़, थॉट, इसको एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करने में, पहुंचाने के लिए। डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशंस की बात करते हैं, तो आज के टाइम पे हम काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम सैटेलाइट की बात करते हैं, तो ये रिजोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशंस आपको देखने को मिलेगा। इंटरनेट इनेबल्स जो भी है, इंटरनेट क्या करता है आज के टाइम पे, ग्लोबली कनेक्ट करने का काम करता है। कि जैसे कि अगर हम अपनी कंट्री में बैठ करके, अगर हम बैठ करके हम क्या कर सकते हैं, जैसे यूएसए की पीपल्स की हम अगर जो वीडियो देखते हैं, या अगर हम उनकी कोई स्पीच सुन रहे हैं, या हम हमारी उनसे क्या हो रही है, जो ऐप्स होते हैं, सोशल मीडिया ऐप्स होती हैं, उस पे हमारी क्या चल रही होती है, बात बात उनसे हमारी बातें होती हैं। तो ये क्या करता है, तो जो आपको ये एक तरीके से क्या देखने को मिलेगा, कम्युनिकेशंस में एक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया हैज़ बिकम अ की प्लेटफॉर्म। आज के टाइम पे सोशल मीडिया क्या बन गया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जिससे हम क्या कर सकते हैं, लार्ज स्केल पर और काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस के लोगों के साथ हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम बात करते हैं किसके बारे में, मॉडर्न ट्रेंड्स, यानी कि आधुनिक रुझाना क्या है। जैसे हम अर्बनाइजेशन और ग्लोबल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो अर्बनाइजेशन आज के टाइम पे बहुत तेज़ी से क्या हो रही है, सिटीज़ क्या होते जा रहे हैं, डेवलप होते जा रहे हैं, ग्रो होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग रिसोर्सेज के लिए माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशंस करते हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो जिसके वजह से जो सिटीज़ है या जो टाउन है, तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्या रहती है, हाई देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हैं वो क्या है, डेवलप्ड रिसोर्सेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चैलेंजिंग क्या है यहाँ पे, ओवर क्राउडिंग, काफ़ी ज़्यादा भीड़ नजर आएगा, पॉल्यूशन, प्रेशर ऑन प्रेशर ऑन रिसोर्सेज आपको देखने को मिले। ये कुछ चैलेंजेस हैं अर्बनाइजेशन के। ग्लोबल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो इंटीग्रेशन रहते हैं जिसमें हम इंटीग्रेट करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं किस वर्ल्ड के। तो ये आपको जैसे कि एडवांस ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिल जाएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम देखने को मिल जाएगा।
तो ये हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, जैसे इंटरनेशनल फैसिलिटीज़, इंटरनेशनल ट्रेड, कल्चर एक्सचेंज, ग्लोबल कॉरपोरेशंस। तो ये आपको क्या है, एक मॉडर्न ट्रेंड्स आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर 8 के बारे में। चैप्टर 8 हमारा क्या है, ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में। ट्रॉपिकल रीजन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में देखने को मिलेगा। सब ट्रॉपिकल रीजन की बात करते हैं, लाई जस्ट बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स एंड क्लोजर ऑफ द इक्वेटर के पास आपको नजर आएगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन की। क्लाइमेट, तो ट्रॉपिकल में जो क्लाइमेट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या रहता है, गर्म रहता है और ह्यूमिड का मतलब क्या होता है, जो वाटर वेपर है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, तो जिसकी वजह से कई बार टेम्परेचर भी हाई रहती है। तो यहाँ पे आपको क्या है, ह्यूमिड टेम्परेचर देखने को मिलेगा विद हाई टेम्परेचर, और एविडेंट आपको देखने को मिलेगा रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। फिर वेजिटेशंस की बात करते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट नज़र आएगा और एवरग्रीन और डिजीजेस फॉरेस्ट आपको नज़र आएंगे। रिवर की बात करते हैं, मेजर रिवर जो फ्लो होते हैं वो इन्हीं रीजन से होते हैं, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कराता है किसको, बायोडाइवर्सिटी को और ह्यूमन एक्टिविटीज़ को। उसके बाद हम बात करते हैं लाइफ इन द अमेजोन बेसिन, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन। अमेजोन बेसिन की बात करते हैं, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, लोकेटेड साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा। अमेजोन रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरी, अमेजोन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू द बेसिन। तो अमेजोन बेसिन में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक अमेजोन रिवर और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि जो सहायक नदी है, वो क्या है, यहीं से फ्लो होकर के बहती है। क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा क्या है, हॉट एंड विट क्लाइमेट देखने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा थ्रू आउट द ईयर। यानी कि अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको पूरे साल आपको क्या है, काफ़ी ज़्यादा हैवी बारिश नज़र आएगी। डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट नॉन एज द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो यानी कि जो डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यानी कि जो घने सदाबहार जो वन है, जंगल है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगा, ग्रीन ही नज़र आएगा। कॉमन ट्री जैसे माहोनगी ट्री देखने को मिलेगा, रोजवुड या रबर का पेड़ आपको देखने को मिल जाएगा। फिर हम आगे के टॉपिक को देखते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगा विद एनिमल्स, जैसे कि अगर हम एनाकोंडास की बात करते हैं, जैगवार, स्लॉथ्स या पिरनहास की बात करते हैं, ये एनिमल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बर्ड की बात करते हैं, जैसे मकाउस या हम टोकन्स, आपको यहाँ पे पक्षी, टोकन जैसे पक्षी देखने को मिलेंगे। रेप्टाइल की बात, यहाँ पे आपको कुछ रेप्टाइल्स भी देखने को मिलेंगे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस या वैराइटीज ऑफ इंसेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं, तो इनहेबिटेड बाय द, यहाँ पे आपको ट्राइबल ग्रुप्स नजर आएंगे, यानी कि जो आदिवासी होते हैं वो रिले ऑन फॉरेस्ट, जो कि किस पे डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, किसके लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए और टूल्स के लिए। तो ये अपने टूल्स कहाँ से बनाते हैं, तो फॉरेस्ट के अंदर से ही रिसोर्सेज कलेक्ट करके ये अपने हथियार बनाते हैं। फिर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इनकी जो प्रैक्टिस होती है, यानी कि ये जो काम करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, कि वो जो पोजीशंस होती हैं एग्रीकल्चर को, वो एक जगह से दूसरी जगह चेंज मतलब बदल बदल करके क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। मॉडर्न डेवलपमेंट लाइक जैसे डिफॉरेस्टेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से क्या है, आज के टाइम पे इकोसिस्टम पे क्या बनता जा रहा है, एक खतरा बनता जा रहा है। उसके बाद देखिए गंगा बेसिन की बात करते हैं, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अपनी कंट्री के अंदर में देखने को मिलेगा, इंडिया और बांग्लादेश। तो ये आपको लोकेटेड कहाँ, इंडिया और बांग्लादेश में नजर आएगा, जिसमें इंक्लूड आपको नजर आएगा फर्टाइल प्लेन्स। यहाँ पे जो सॉइल्स पाई जाती हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, उपजाऊ होती हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है आपको इस रीजन में नजर आएगा। तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स, तो यहीं से फ्लो होती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर। क्लाइमेट एंड वेजिटेशंस की बात करते हैं, यहाँ पे आपको हॉट्स यानी कि गर्मी का मौसम गर्मी का मौसम देखने को मिल जाएगा, ठंड का मौसम देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर हम ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम 3 जनवरी 2025 को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या है, अभी ठंड का मौसम देखने को मिल जाएगा। फिर अगर हम लास्ट जून से लेकर के अक्टूबर की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या है, मानसून का सीजन नज़र आएगा।
यहाँ पे फॉरेस्ट की बात करते हैं तो डिजीजियस फॉरेस्ट नज़र आएगा और मैनग्रोव्स आपको नज़र आएगा। जैसे हम डेल्टा रीजन की बात करते हैं तो डेल्टा रीजन यानी कि सुंदरबन की बात करते हैं, सुंदरबन डेल्टा। उसके बाद अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जैसे बंगाल टाइगर्स, एलिफेंट, राइनोसोरस और डिफरेंट वेराइटीज ऑफ जो बर्ड्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। सुंदरबन डेल्टा की बात करते हैं तो जो सुंदरबन है वो आपको कहाँ पे, इन द डेल्टा रीजन में आपको नजर आएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है किसके लिए, मैनग्रोव्स और टाइगर्स के लिए। ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं तो ह्यूमन लाइफ में आपको क्या नज़र आएगा, तो काफ़ी ज़्यादा हाई डेंसली पॉपुलेटेड रीजन नज़र आएगा, काफ़ी ज़्यादा घनत्व यानी कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशंस नज़र आएगा आपको इस रीजन में। और यहाँ पे जो लोग प्रैक्टिसेस करते हैं इनका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशंस है, ऑक्यूपेशंस का मतलब होता है व्यवसाय या काम करना, वो आपको क्या देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। मेन क्रॉप जो यहाँ पे ग्रो किया जाता है कौन कौन सा किया जाता है, जैसे चावल है यानी कि राइस, वीट, शुगर कैन, जूट। तो यहाँ पे ये इनका क्या है, एक मेन क्रॉप्स देखने को मिला। फिशिंग भी आपको क्या है, कॉमन देखने को मिल जाएगा। और अर्बन सेंटर्स की बात करते हैं जैसे कोलकाता है, ढाका है, तो ये आपको क्या है, मेजर हब्स देखने को मिलेगा किसके लिए, ट्रेड और कॉमर्स के लिए। तो ये ह्यूमन लाइफ आपको नजर आएगा। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम्स, यानी कि बहुत से जो डैम्स है उसका कंस्ट्रक्शंस किया जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन, ओवर फार्मिंग इम्पैक्ट, ओवर फार्मिंग का मतलब है कि लिमिट से ज़्यादा क्या करना है, एग्रीकल्चर करना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल की जो फीचर्स हैं या फर्टिलिटी की बात करते हैं वो ख़त्म होने लगती है। तो कहीं न कहीं वो हमारा इम्पैक्ट डालता है किस पे, एनवायरनमेंट के ऊपर पे। तो अगर हम गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करें तो उन एरिया में फ्लड्स यानी कि बाढ़ और सॉइल इरोजन जैसी कॉमन चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं ह्यूमन इंटरैक्शंस विद एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडेप्शंस। एडेप्शंस का मतलब क्या है, पीपल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है ग्रहण कर लेना, मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेना। तो अडॉप्ट कर लेते हैं जो भी क्लाइमेट है और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको सेंसिटिवली। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा एडेप्शन। इम्पैक्ट क्या है ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए क्या करते हैं, वो लार्ज अमाउंट पे जो फॉरेस्ट होते हैं उसको क्या करते हैं, वहाँ से पेड़ पौधों को काटना शुरू कर देते हैं। फिर अर्बनाइजेशन क्या करता है, इस समस्या को क्या करता है, लीड करने का काम करता है। तो जिसकी वजह से आपको क्या है, लॉस ऑफ जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, जो उद्योग है, तो सिटीज़ के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है रिवर के ऊपर और फॉरेस्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो वेस्ट होता है, इंडस्ट्री कहाँ डंप कर देती है, रिवर में डंप कर देती है। तो रिवर पॉल्यूटेड हो जाती है। और हम डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो सिटीज़ का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। तो जैसे कि अगर आप नवंबर की बात करें, अक्टूबर नवंबर, तो इस टाइम पे जो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, पुअर होता है। ये आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है डिफॉरेस्टेशंस का, और लार्ज स्केल पर जो आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं 9 चैप्टर। जो 9 चैप्टर है वो हमारा कौन सा है, लाइफ इन डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान में लोगों का लाइफ कैसा रहता है। तो रेगिस्तान एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको क्या है, एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा और काफ़ी कम बारिश आपको होती हुई नज़र आएगी। जैसे अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, हमारी कंट्री में कौन सा डेजर्ट देखने को मिलेगा, थार डेजर्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पे काफ़ी कम बारिश होती है। यानी कि जो रेगिस्तान होता है वहाँ पे जो बारिश होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, कम होती है। तो अगर हम डेजर्ट की बात करें तो उसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। हॉट हॉट डेजर्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में नजर आएगा। तो जहाँ पे जो सन की जो लाइट होती है वो डायरेक्ट पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर और ज़्यादा हो जाता है। जैसे हम सहारा डिजर्ट की बात करते हैं। फिर आता है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट ये आपको हाई एल्टीट्यूड पे नजर आएगा। जैसे हम पोलर रीजन की बात करते हैं, तो जैसे हमारी कंट्री में हम बात करते हैं लद्दाख। लद्दाख क्या है, ठंडी जगह है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या है, ठंड है। तो 2 तरीके के आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा। कोल्ड डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, हॉट डेजर्ट में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है। और जो हॉट डेजर्ट होते हैं वहाँ पे बारिश भी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा कम होती है।
उसके बाद देखिए लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन का मतलब है किस किस जगह पे पाया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें वर्ल्ड लार्जेस्ट जो हॉट डिजर्ट है वो लोकेटेड है कहाँ पे, नॉर्थ अफ्रीका में। आपको ये बताना है कि चलिए छोड़िए डिस्कस करते हैं। फ्लावर जो कवर की बात करते हैं किस किस कंट्री को कवर करता है, जैसे अल्जेरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, मोरक्को, इन कंट्रीज को वो क्या करता है, कवर करता है। क्लाइमेट की बात करते हैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्या रहता है, गर्म रहता है, डे काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है और रात काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। रीज़न क्या होता है, वहाँ पे जो रेत होती है सैंड सैंड, तो वो क्या होता है दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, रात में काफ़ी ज़्यादा उसका टेम्परेचर क्या होता है, डाउन हो जाता है। वहाँ पे काफ़ी कम बारिश होती है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो वाटर की जो एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, कम होती है। उसके बाद देखिए फ्लोरा एंड फ्योना, फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे, फना मतलब एनिमल, और बर्ड्स में हम काउंट करते हैं। तो जैसे वेजिटेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के क्या है, पेड़ पौधे नजर आएंगे। जैसे अगर हम डेट प्लाम्स की बात करते हैं या कैटी की बात करते हैं, तो या हम जैसे आकिया ट्रीज की बात करते हैं तो ये आपको नज़र आ जाएगा। वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं जैसे कैमल्स है, स्कॉर्पियंस, बिच्छू, स्नेक्स, जैसे कि रेटल स्नेक, डेजर्ट फॉक्स, तो ये एनिमल्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। या ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं तो ह्यूमन लाइफ में क्या है, तो इन हैबिटेट्स मेनली जो है यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, कौन कौन से जो कम्युनिटीज़ हैं वो पाए जाते हैं। तो जैसे बेडियोनीज और तोग्रेज आपको कम्युनिटीज यहाँ पे नजर आएंगे। इनकी ऑक्यूपेशंस क्या है, नोमैडिक, हेड्रिक ऑफ कैमल्स, गॉट और सिप। यहाँ पे कौन कौन ये लोग क्या करते हैं, किस जानवरों को पालतू बना करके रखते हैं, जैसे ऊँट है, बकरी है, भेड़ है, इन सब जैसे एनिमल्स को क्या करके रखते हैं, ये पालतू बना करके रखते हैं। ट्रेड की बात करते हैं तो ये यूज़ करते हैं कार्नावेंस, जैसे कल्टिवेशन नियर ऑक्सेस फॉर क्रॉप्स लाइक डेट और बार्ली जैसे क्रॉप्स को क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं। उसका देखिए मॉडर्न डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जैसे ही वहाँ पे तेल खोजा गया यानी कि ऑयल और जो नेचुरल गैस खोजा गया, तो इसने क्या किया, एक लीड करने का काम किया अर्बनाइजेशंस को और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो वहाँ पे क्या है, माइनिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी, माइनिंग्स ऑफ फॉस्फेटस और आयरन ओर कि वहाँ पे मतलब रिसोर्सेज निकालने के लिए फिर वहाँ पे क्या की जाती है, माइनिंग की जाती है। ये आपको मॉडर्न डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं कि इसके बारे में कोल्ड डेजर्ट के बारे में, लद्दाख। तो इसकी लोकेशंस की बात करते हैं तो ये आपको क्या है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में नजर आएगा, हिमालयाज के पास में। तो ये लाइज है एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 3000 मीटर्स अबव द सी लेवल। यहाँ की क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा ठंडा और सूखा है। यहाँ पे काफ़ी लिटिल मात्रा में क्या है, प्रेसिपिटेशन सबको देखने को मिलेगा और मेनली यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, स्नो यानी कि बर्फ गिरता हुआ आपको नज़र आएगा। समर की बात करते हैं तो समर काफ़ी छोटा रहता है और वार्म रहता है, लेकिन विंटर की बात करें तो वो काफ़ी लंबा रहता है और हार्श रहता है, यानी कि कठोर होता है, कठोर मान के चल सकते हैं। या यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना की बात करते हैं तो वेजिटेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको ग्रासेस नज़र आ जाएगा, पोलर्स नज़र आएगा, विलोज नज़र आ जाएंगे। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पे स्नो लियोपार्ड, याक्स, वाइल्ड गॉट, तिब्बतियन एंटीलोप्स, मारमोट्स, तो ये एनिमल्स आपको यहाँ पे क्या है, नज़र आएंगे। ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं तो मोस्टली जो लद्दाख के जो पीपल्स होते हैं वो किसकी प्रैक्टिसेस करते हैं, बौद्धिज्म। यहाँ यानी कि वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग किस रिलीजन को फॉलो करते हैं तो बौद्धिज्म को फॉलो करते हैं। फिर देखिए फार्मिंग की बात करते हैं तो जैसे कल्टीवेशन ऑफ बार्ली, वीट, पीज ड्यूरिंग द शॉर्ट समर पीरियड पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। पेस्ट्रोलिज्म यानी कि यहाँ पे जैसे आपको क्या देखने को मिलेगा, रियरिंग ऑफ याक्स यानी कि किस किस एनिमल्स को ये क्या करते हैं, पालतू बना के रखते हैं, पालते हैं। जैसे रियरिंग ऑफ याक्स, सिप, गॉट, वूल और डेयरी के लिए क्या करते हैं, इन एनिमल्स को पाल करके रखते हैं। ट्रेड की बात करें जैसे हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या होता है, हाथ की बनी हुई वस्तु है। जैसे उलेन कारपेट्स हो गया, ऊन के बने हुए जो कारपेट्स होते हैं, पश्मीना सलवार यानी कि शॉल्स हो गया, ट्रेडिशनल जो ज्वेलरीज, तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, इनका ये ट्रेडिशंस आपको देखने को मिल जाएगा। कल्चर सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो फेमस मशीनरीज आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे हेमिस एंड थिंग्स
यानी कि थिंग्स ही आपको देखने को मिलेगा। फेस्टिवल जैसे कि हेमिस फेस्टिवल है, वो अट्रैक्ट करता है किसको, टूरिज्म को। तो कल्चर भी कई बार क्या करता है, आपको एक टूरिज्म को अट्रैक्ट करने में वो क्या करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कुछ चैलेंजेस की बात करते हैं और एडेप्शंस की बात करते हैं। चैलेंजेस क्या क्या है, वहाँ पे वाटर की हमेशा क्या देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। वहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या रहता है, एक्सट्रीम रहता है। कोल्ड डेजर्ट में टेम्परेचर काफ़ी ठंडा रहेगा, हॉट डेजर्ट में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा क्या रहेगा, गर्म रहेगा। दूसरा चैलेंजेस क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको लिमिटेड वेजिटेशन एंड फूड सोर्सेस नजर आ जाएगा। एडेप्शंस, वहाँ पे यूज़ किया जाता है कैमल्स का इन हॉट डेजर्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या किया जाता है, कैमल्स जैसी एनिमल्स का यूज़ किया जाता है। कंस्ट्रक्शंस ऑफ हाउस विथ थिंक वॉल्स के साथ क्या है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इंसुलेटेड अगेंस्ट द हीट एंड कोल्ड आपको मिल जाएगा। फार्मिंग नियर, यानी कि जो भी फार्मिंग की जाती है वाटर रिसोर्सेज के पास की जाती है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, ओसिस इन हॉट डेजर्ट एंड ग्लेशियर स्ट्रीम इन कोल्ड डेजर्ट, ये आपको नजर आएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कंजर्वेशन इफेक्ट्स इन डिजर्ट। इस्टेब्लिश करना होगा हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रिजर्वेशन, जो रिजर्व होते हैं। प्रमोट करना होगा हमें एफोरेस्टेशन विथ ड्रॉट रेजिस्टेंस, जो प्लांट्स होते हैं। सेंसिटिवल प्रैक्टिस वाटर कंजर्वेशन थ्रू ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि हमें वहाँ पे क्या करना होगा, ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब होता है ऐसा तरीका, मतलब ऐसा मेथड जो इन प्रीवियस लंबे समय से चलता आ रहा हो। जैसे अंडरग्राउंड कैनल्स हो गया या स्टेप वॉल्स हो गया। इंक्रीजिंग करना होगा इको टूरिज्म और बैलेंस करना होगा हमें अपनी डेवलपमेंट को और प्रिजर्वेशंस को। इस तरीके से हम सस्टेनेबल प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आता है, आपको देखने को मिलेगा हम चैप्टर 10, जो कि है लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड, यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड के अंदर में लोगों का जीवन कैसा होता है। तो लार्ज ओपन एरिया जो कवर्ड होते हैं घास से, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड। ये फाउंड होते हैं आपको टेम्परेट रीजन में, तो इसी के नाम पे क्या बना हुआ है, हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड बना हुआ है। यानी कि ये ग्रास, यानी कि लार्ज एरिया पे क्या करता है, घास से वो क्या होते हैं, कवर होते हैं। तो इसे हम अलग अलग इस जगहों पे इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे पेरिसिस में हम पेरिसिस नॉर्थ अमेरिका में, पैम्पस साउथ अमेरिका में, स्टेपस सेंट्रल एशिया में, वेल्स साउथ अफ्रीका, डोनस ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ग्रासलैंड को हम अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जानते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, हो सकता है यहाँ से एग्जामिनर आपसे क्या कर ले, इसको मैच के फॉर्म में ही लगाने के लिए या एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। ये मेनली जो स्कूलिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जो स्कूल के बच्चे हैं। फिर देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिलेगा, इनसुफिशियंट फॉर ट्री ग्रोथ। ट्री ग्रोथ के लिए क्या रहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इनसुफिशियंट रहते हैं, यानी कि उपयुक्त नहीं रहते हैं। ग्रास इन द डोमिनेंट वेजिटेशन, यहाँ पे जो वेजिटेशन का डोमिनेंट का मतलब होता है दबदबा होना। तो यहाँ पे किस वेजिटेशंस का दबदबा चलता है, तो घास का चलता है, ग्रास का। यहाँ पे जो सॉइल होते हैं वो फर्टाइल होती है, सुटेबल किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो एग्रीकल्चर के लिए सॉइल आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल, यानी कि उपजाऊ मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोकेशन की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये आपको सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इंक्लूडिंग यूएसए और कनाडा आपको नजर आएगा। क्लाइमेट की बात करते हैं, तो हॉट समर एंड कोल्ड विंटर आपको देखने को मिल जाएगा। रेनफॉल मोस्टली इन समर के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा, यानी कि वर्षा अधिकतर कब होती है, समर के टाइम पे होती है। और फ्लोरा एंड फना की बात करते हैं, तो वेजिटेशन यहाँ पे आपको क्या है, शॉर्ट एंड टॉलेस्ट टॉल ग्रासेस नजर आएगा और सिग्निफिकेंट ओवर ट्री, यानी कि इसमें कोई महत्वपूर्ण वृक्ष आवरण नहीं देखने को मिलेगा। वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, बाइसन यानी कि अमेरिकन वेफेलो नज़र आ जाएगा। फिर आपको मैदानी जो डॉग्स होते हैं वो नज़र आ जाएंगे। फिर कोयोट नज़र आ जाएंगे, कोयोट और लोमड़ी, लोमड़ी जैसे फॉक्सेस जैसे एनिमल्स आपको क्या है यहाँ पे इजिली मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए हम ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं। ह्यूमन लाइफ में जैसे हम एग्रीकल्चर, एनिमल रियरलिंग, इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको जो एग्रीकल्चर वो किस नाम से जाना जाता है, ग्रेनिसिस ऑफ वर्ल्ड, किसके लिए, वीट प्रोडक्शंस के लिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या प्रोडक्शंस किया जाता है, वीट प्रोडक्शंस किया जाता है।
अदर क्रॉप जैसे माइज है, बार्ली है, ओट्स है, ये क्रॉप्स भी यहाँ पे क्या है ग्रो किए जाते हैं। एनिमल्स रेयरिंग जैसे कैटल रेयरिंग में आपको कॉमन क्या देखने को मिल जाएगा, जो भी कैटल एनिमल्स पाले जाते हैं वो किसके लिए पाए जाते हैं, मीट के लिए और डेयरी प्रोडक्शंस के लिए यानी कि दूध के लिए। इंडस्ट्री तो जैसे मीट पैकिंग हो गया या जो फूड प्रोसेसिंग हो गया, तो ऐसे इंडस्ट्रीज आपको क्या है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट के लिए हम बात करते हैं, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो ट्रांसपोर्ट है वो और रेलवे और रोडवे आपको नज़र आएगा, जो कि क्रॉप्स और गुड्स को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट और मतलब एक्सपोर्ट करने में रोल प्ले करते हैं। उसके बाद देखिए अगर हम मॉडर्न डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जो मैकेनाइज्ड फार्मिंग है वो आपको देखने को मिलेगा और एडवांस्ड इरिगेशन टेक्निक्स टेक्नोलॉजीज नज़र आ जाएगा। अर्बनाइजेशन जो मेजर सिटीज़ है जैसे हम चिकागो की बात करते हैं और अ, जैसे शिकागो शिकागो नॉट चिकागो, इट्स शिकागो शिकागो और जो विभिन्न पेग जैसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर सिटीज़ है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं लाइफ इन द वेल्स यानी कि साउथ अफ्रीका का लाइफ कैसा है। तो इसकी जो अगर हम लोकेशन की बात करते हैं, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, प्लेटोज रीजन यानी कि साउथ अफ्रीका में देखने को मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हम जितनी भी जो रीजन की बात करते हैं लोकेशन, वो जरूर याद रखिएगा। फिजिकल ज्योग्राफी में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अच्छे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि भाई आपको बताना है कि कौन सा ग्रासलैंड, कौन कौन सा डेजर्ट किस जगह पे लोकेटेड है, करेक्टली मैच करो, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। क्लाइमेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मिल्ड क्लाइमेट देखने को मतलब मिल्ड टेम्परेचर देखने को मिलेगा विथ ड्राई विंटर एंड रेनी समर। फ्लोरा एंड फौना की बात करते हैं तो वेजिटेशंस पे आपको क्या देखने को मिलेगा, स्पार्सिस ग्रासेस नजर आएगी और स्क्रब्स नजर आएगा। वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो लायन, लियोपार्ड्स, चीताज और एंटीलोप्स जैसे एनिमल्स आपको क्या है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए मॉडर्न डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो अर्बन सेंटर्स है जैसे कि अगर हम बात करें जो शहरी केंद्र है, जैसे जोहानबर्ग जो कि हब है किसके लिए, ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए। फिर इम्प्रूव्ड फार्मिंग टेक्निक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हम चैलेंज की बात करते हैं, आज के टाइम पे क्या-क्या चैलेंजेस हैं ग्रासलैंड के लिए, जैसे ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का क्या मतलब है? मतलब ये एक लीड करता है, ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है जब हम लिमिट से ज़्यादा क्या करते हैं उस पे खेती या सिंचाई का मतलब खेती करते हैं। तो ये लीड करता है किसको, सॉइल इरोजन, और जो सॉइल्स की जो फर्टिलिटी होती है वो क्या होती है, धीरे-धीरे खत्म होने लगती है। क्लाइमेट चेंज इफेक्ट डालता है किस पे, रेनफॉल पैटर्न्स पे, और लीड करता है ड्रॉट्स। ड्रॉट्स का मतलब होता है कि जब धरती की जो पूरी तरीके से नमी खत्म हो जाती है और धरती में क्या आते हैं, क्रैक्स आने लगते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशंस की बात करते हैं तो जैसे कि अगर हम अर्बन स्पेल्स एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ जैसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि एक खतरा बनता जा रहा है किसके लिए, हमारे इको सिस्टम, नेचुरल इको सिस्टम पर। उसके बाद देखिए हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो सेंसिटिवल फार्मिंग मतलब हम यूज़ कर सकते हैं जो रोटेशनल क्रॉप्स पैटर्न होता है उसको, और ऑर्गेनिक फार्मिंग्स टेक्निक्यूज मतलब टेक्नोलॉजी। ऑर्गेनिक फार्मिंग्स के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अपने जो कंजर्वेशन मतलब ग्रासलैंड के जो लैंड्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन यानी कि इस्टेब्लिश करना होगा हमें रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स किसके लिए, ग्रासलैंड स्पीसीज के प्रोटेक्शंस के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं, हमें प्रिवेंट करना होगा जो भी ओवरग्रेजिंग यानी कि लिमिट से ज़्यादा जो उस पर खेती की जाती है, खेत की जो जुताई की जाती है। और प्लानिंग कर मतलब लार्ज स्केल पर हमें क्या करना होगा, प्लांटिंग करना होगा ग्रास टू सस्टेबलाइज सॉइल यानी कि सॉइल को हम फिर से उसको क्या कर सके, स्टेबलाइज कर सके। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने चैप्टर 6 से लेकर के चैप्टर 10 तक डिस्कस कर लिया है। ऑलरेडी आपको चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक देखने को मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।